दस्तक कंपटीशन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं दिलीप कुमार आज आपका जो पॉलिटी का पार्ट 2 था उसको लेकर आया हूं और इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी भाग 1 से भाग 4 तक का जो भी प्रश्न है वो सभी इसी पीडीएफ से और इसी क्वेश्चन से आ जाए। तो स्पेशली ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है और आगे रेलवे एनटीपीसी का जो भी एग्जाम होगा उसमें बेहतरीन तरीका से इससे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग दस्तक कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहिए और इसको बहुत प्यार दीजिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 21 ए जो है, आर्टिकल 21 ए जो है वो किससे संबंधित है? निःशुल्क विधि सहायता से, आवास प्रदान करने से या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से। तो ये जो आर्टिकल 21 का है ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये डीपीएसपी से प्रेरित होकर लाया गया और इसमें जोड़ा गया 21 का जिसमें निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो अभी जो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष आपको हम बताए हैं ये कब संशोधित किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को संशोधित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद नियोजन का प्रतिषेध करता है? नियोजन का प्रतिषेध का मतलब होता है कि जो चाइल्ड लेबर होता है उसको प्रतिषेध करता है, यानी कि चाइल्ड लेबर को बैन करता है। तो ये अनुच्छेद 24 जो है वो चाइल्ड लेबर को बैन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि चाइल्ड को जो हम लोग शोषण करते हैं, यानी कि अंडर एज बच्चे को जब हम काम पे भेजते हैं तो उसको अंडर वर्क बोला जाता है। तो ये अनुच्छेद 24 से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 23 जो होता है वो बलात् श्रम का है, मानव व्यापार और बलात् श्रम से संबंधित है, और अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता है? आपको बताए थे कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23-24 छोड़ के फिर 25 से लेके 30 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 25 में ये आता है कि आप किसी भी धर्म के हो तो आप उसके आचरण को फॉलो कर सकते हैं। तो सिखों द्वारा जो कृपान धारण करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अभी बताएं कि अनुच्छेद 25 का संबंध 25 से लेकर 30 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 29 का जो संबंध है वो अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण किससे संबंध है? अल्पसंख्यकों का क्या क्या ऑप्शन है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है जो 25 में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों में स्थापित और संचालित करने का अधिकार है?
यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट और मदरसा खोलने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो आर्टिकल 30 में, आर्टिकल जो उस समय जो आर्टिकल हम बताए थे उसमें संपत्ति का अधिकार क्या था? हमारा फंडामेंटल राइट था। क्या था? फंडामेंटल राइट। लेकिन अब हमारा कानूनी अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 से हटाकर अब हम आर्टिकल 300A में कानूनी का जो संपत्ति अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट में था। किसमें था? फंडामेंटल राइट में। और ये आर्टिकल 19 के तहत आता था। आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत आता था। उसको हटा के संशोधन करके उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। और आर्टिकल 300A इसको कानूनी अधिकार का दर्जा देता है, फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो अभी बताएं कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 19 से समाप्त करके आर्टिकल 300A में डाला गया और ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसलिए किया गया कि कानूनी अधिकार रहेगा तो आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार होता है तो सरकार को कहीं भी अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए जमीन और जगह की जरूरत होती है जिसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978। किस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार सूची से निष्कासन किया गया? तो मूल अधिकार से निष्कासन करके कानूनी अधिकार बनाया गया, तो वो 44वें संविधान संशोधन से बनाया गया। किससे बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन से बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें आपको पूछा है कि फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी राइट मिला हुआ सब फंडामेंटल राइट है। उसी में पहले संपत्ति का अधिकार था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर चाहिए, यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए उस व्यक्ति को खुद ही जाके पेश कराना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 प्रकार का जो रीट है, इस रीट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। कौन कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये रीट के माध्यम से क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करता है। नागरिकों के फंडामेंटल राइट को क्या करता है? सुरक्षित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही। इसका मिलान देखिए, मिलान सब क्या है? सब के मिलान सही है। ए का 1, बी का 2, 3 और सी का 3 और 4 का, डी का 4 और ई का 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हमारे शरीर चाहिए। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख हो। और उत्प्रेषण का मतलब कि पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का मतलब कि किस अधिकार से। तो ये पांचों के पांचों मिलान क्या है? सही है। आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखना, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, अभी बताए हैं, सही है। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ये भी सही है।
अधिकार परीक्षा का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, सही है। बाय व्हाट अथॉरिटी भी सही है, तो यहाँ चारों ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा अधिकार जो आर्टिकल 32 के तहत परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो कौन है, परिवर्तित। परिवर्तित यानी कि लागू, परिवर्तित यानी कि लागू। तो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं और उसी के माध्यम से मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जा सकता है। तो ये न्यायपालिका को समझा जा सकता है। किसे समझा जा सकता है, न्यायपालिका को समझा जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। देखिए यहाँ क्या होगा, रीट होगा, क्या होगा, रीट, रीट जारी करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ क्या होगा, रीट। तो रीट कौन जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। जो अभी आपको हम 5 प्रकार के जो ऊपर रीट बताए थे, वही 5 प्रकार के रीट है जिसको जारी किया जाता है। 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। तो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्या है, संवैधानिक उपचार। यानी कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कहीं भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट उस राइट के खिलाफ, उस राइट के हनन के खिलाफ जा सकते हैं। तो इसको बोला गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा का रूप कहा, यानी आत्म संविधान का आत्मा क्या किसको कहा गया, आर्टिकल 30 को कहा गया, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस रीट को जारी करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि फुल बॉडी का बात कर रहा है, यानी कि अपने शरीर को सशरीर पेश होना है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस को बात करता है। क्या बात करता है, हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का बात करता है। 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 15, देखिए याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, 19, 29, 30, ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और बाकी जितने भी अधिकार हैं वो दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं, भारतीय और विदेशी। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो अधिकार है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 83 में निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। और किसके माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से। अगला है कि संविधान के कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है।
तो आपको बताएं कि भाग 1 जो है उसमें क्या है, भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात किया गया है, भाग 2 में सिटीजनशिप का बात किया गया है, नागरिकता का बात किया गया है, और भाग 3 में फंडामेंटल राइट का बात किया गया है। क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट का। और भाग 4 में हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में भाग 4 में बात किया गया है। किसमें बात किया गया है? भाग 4 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो है वो क्या है? वाद योग्य, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो देखिए, जो वाद योग्य होता है उसके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये वाद योग्य है, लेकिन हमारा जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। यानी कि आपको डीपीएसपी में जो प्रावधान किए गए हैं वो अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप उसके लिए कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारा अधिकार का हनन हुआ, हमको ये नहीं मिला। लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि देखिए, फंडामेंटल राइट जो हम लिए थे वो यूएसए से लिए थे। कहां से लिए थे? अमेरिका से। तो वैसे ही डीपीएसपी जो है वो कहां से लिया गया है? तो डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। और आयरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। आयरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये किसने कहा था? यानी कि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको लागू तभी किया जा सकता है जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हो। तो इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने कहा था कि जो डीपीएसपी में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको लागू तभी किया जा सकता है जब सरकार उसके लिए तैयार हो, यानी कि उसके पास संसाधन उपलब्ध हो। 87 के बाद क्वेश्चन आता है 88। 88 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? कठोर है, लचीले हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं। तो ये अवाद योग्य है। अवाद योग्य का मतलब कि इसको पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। 89, संविधान का अनुच्छेद 37 का संबंध है। अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, ग्राम पंचायत है और प्रसूति। देखिए, अनुच्छेद 37 जो है इसमें कहा गया है कि जो हमारा डीपीएसपी है ये अवाद योग्य है। क्या है? अवाद योग्य है। और अनुच्छेद 36 में जो आर्टिकल 13 में राज्य का परिभाषा दिया गया है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। और अनुच्छेद 37 में क्या किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व को एक तरह से अवाद योग्य बना दिया गया है। तो हमारा जो भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहां से कहां तक है? 51 तक। तो इसी में 37 जो आता है आर्टिकल 37, उसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद योग्य है। संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध है। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो लोक कल्याण से है। किससे है? लोक कल्याण से। यानी कि सरकार का कार्य होगा कि आर्टिकल 38 के माध्यम से वो सभी लोगों को अपना रोजगार उपलब्ध कराए, सभी के कल्याण का बात करे और सभी को उसको सुविधा उपलब्ध कराए। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक, लोक कल्याण। क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में, 51 से 60 में, 12 से 35 में, 36 से 51 में। देखिए 36 से 51 दो बार कर दिया तो आंसर होगा 36 से 51। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट दिया गया है और 36 से 51 में डीपीएसपी दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 से 51।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान काम समान वेतन के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 39 जो है वो समान काम समान वेतन के लिए करता है। समान काम समान वेतन। देखिए, समान काम समान वेतन जो है ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, किसमें आता है? डीपीएसपी में। तो इसको हम वाद योग्य नहीं मान सकते, लेकिन सरकार इसको लागू करने के लिए एक्ट बना चुकी है। तो सरकारी कार्यालयों में जो सरकारी कार्य होते हैं, जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें समान काम के लिए समान वेतन लागू है, लेकिन अभी भी निजी कार्यों में समान काम के लिए समान वेतन लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। राज्य सरकार को निर्देश कौन देता है? तो जो अनुच्छेद 39 का क है, ये कहता है कि आप किसी भी महिला को या जो भी पिछड़ा लोग है, SC ST OBC जो भी आते हैं पिछड़े लोग में, उनको सहायता दे सकते हैं, उनको आप मदद कर सकते हैं सरकार के तरफ से। तो ये अनुच्छेद 39 क के रूप में प्रावधान किया गया है। 94 क्या कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? बताइए, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध समान विधि सहायता, प्रसूति सहायता, ग्राम पंचायत या लोक कल्याण? बताइए। सबको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज। और इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज को 1992 में लागू किया गया और उसको एक्ट बना दिया गया, जिससे कि ग्राम पंचायत की संकल्पना को परिपूर्ण किया जा सके। तो ये ग्राम पंचायत की संकल्पना है और डीपीएसपी में पहले से ही दिया हुआ था अनुच्छेद 40 के तहत। इसको गांधीवादी बोलते हैं, गांधीवादी डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांधीवादी डीपीएसपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो अभी बताएं, अनुच्छेद 40 देता है। संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 41 का संबंध है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, ऐसे मतलब कि प्रसूति महिला जो होती है, जो डिलीवरी वाली महिला होती है, उनको छुट्टी दिया जाता है। और भी जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसके प्रॉब्लम से कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 41 के माध्यम से दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनी तथा प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करता है? तो अनुच्छेद 42 के तहत करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निम्नांकित करता है? निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि इतना मजदूरी मिले कि वो अपने भरण पोषण कर सके। तो इसको आर्टिकल 43 के माध्यम से दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान? यानी कि उद्योग के प्रबंधन का मतलब कि जो भी आप उद्योग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उसको प्रावधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A के तहत कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि सभी को अवसर मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी।
तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेके 30 तक है, और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। तो हमारा बच क्या गया, समान नागरिक संहिता। तो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा डीपीएसपी में आता है, जो आर्टिकल 44 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल 44 में। और आपको बताना है कमेंट में कि सबसे पहले यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है भारत का। प्रथम राज्य जो यूसीसी लागू किया है, आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, 101 कहता है कि समान संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो अभी बताएं कि 44 का संबंध जो है समान सिविल सहायता संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन नहीं है, मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, और चौथा ऑप्शन है कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो ये कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, देखिए डीपीएसपी ये आ जाएगा, मादक पेय पदार्थ आर्टिकल 48 में आता है, गाय बछड़ा भी 48 में आ जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण देना ये भी आ जाएगा। लेकिन 16 वर्ष नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको आर्टिकल 20 क में डाल दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट बन गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशक बनाता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार एससी एसटी को आरक्षण दे सकती है। तो देखिए डीपीएसपी में आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 के माध्यम से राज्य सरकार फंडामेंटल राइट के ऊपर अपना फंडामेंटल, कुछ मामले में तो फंडामेंटल राइट से ये बड़ा मान लेती है राज्य सरकार कभी कभी, जैसे मद्रास का जो वाद आया था उसमें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस वाद को सुना तो बोला कि आर्टिकल 46 और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे के क्या है, समकक्ष है। तो इसीलिए आर्टिकल 46 के माध्यम से राज्य सरकार क्या करती है कि एससी एसटी को आरक्षण, विशेष आरक्षण देने का कार्य करती है। आर्टिकल 46 के माध्यम से आरक्षण देने का कार्य करती है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 47 का संबंध किससे, बताइए। शराब पर प्रतिबंध, नशीली दवाई को बढ़ावा देना, प्रसूति सहायता, ग्राम पंचायत तो होगा नहीं, ये तो 40 से है। प्रसूति सहायता 42 में है, और नशीली दवाई को बढ़ावा देना ये तो गलत ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शराब पर प्रतिबंध, जो आर्टिकल 47 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। क्या पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। किसका बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं पशुपालन को। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि फॉरेस्ट और जो प्लांट्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहा गया है, अनुच्छेद 48A। इसको हम लोग गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत का जो डीपीएसपी है, ये क्या है, आर्टिकल 48 का
ए है। और इसी के माध्यम से गाय बछड़े को भी संरक्षित करने का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, वह क्या है? मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, या समानता का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, उसके बाद से जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इन सबको सुरक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है। क्या है? सरकार का कर्तव्य है। और ये किसके माध्यम से कहा गया है? तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल 49 है, यानी कि अनुच्छेद 49 जो है, इसके माध्यम से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा देना सरकार का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है? किसको? कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करती है, और न्यायपालिका जो न्याय सुनाती है, तो इसको कौन अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होना चाहिए और जो जुडिशियल होना चाहिए, जुडिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो हमारा कार्यपालिका यानी कि पीएम, सीएम और जो भी ये राज्यसभा लोकसभा का जो नेता होते हैं, इनका जो पावर होता है, और राष्ट्रपति, तो इन दोनों के बीच में पावर का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और अलग नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। 109 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अब किसका बात किया जा रहा है? इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में बात कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है अनुच्छेद 51 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया कि भारतीय नीति जो होगी वो राष्ट्र की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनेगी। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए हमारी नीति काम करेगी। तो इसी के माध्यम से अनुच्छेद 51 प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहना चाहिए। 110 क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? तब देखिए, अध्ययन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। समाजवादी, जिसमें समाज के बारे में बात किया गया है। उसके बाद उदारवादी, जिसमें मॉडर्नाइजेशन के लिए बात किया गया है। और उसके बाद गांधीवादी, जिसमें गांधी जी के आइडियोलॉजी को, गांधी जी के विचारों को प्रतिपादित किया गया है। तो ये तीनों जो मेथड है, इनसे डीपीएसपी को विभाजित किया गया है, जिसमें समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तीनों आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? अभी आपको बताया है कि जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो जो ब्रिटिश नागरिक होगा वो भारत में क्या दावा नहीं कर सकता? तो देखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 को दावा कौन नहीं कर सकता? विदेशी नागरिक जो होगा वो आर्टिकल 19 के लिए दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल पहले से डिसाइडेड है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30
ये आर्टिकल सिर्फ नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देता है, सभी को फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को दावा कौन नहीं कर सकता, कोई भी ब्रिटिश नागरिक या विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो बहुत सी प्रसिद्ध वाद है जिसका नाम है केशवानंदा भारतीवाद। क्या है, केशवानंदा भारतीवाद, जो 1973 में आया था और इसमें 13 बेंचों का जज बैठे थे, 13 जजों का बेंच बना था। कितना, 13 जजों का बेंच बना था। और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि संविधान के जो मूल सिद्धांत है, जो मूल संरचना है, उसको बिना बदले आप मौलिक अधिकार या संविधान में किसी में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऐसा संशोधन होना चाहिए जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो उसके मूल सिद्धांत है, उसमें नहीं बदलाव होना चाहिए। मूल सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और इसके बाद से 1973 के बाद से मौलिक अधिकार में संशोधन करना पॉसिबल हो गया, लेकिन उसको मूल संरचना के अंतर्गत ही किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि मूल संरचना का सिद्धांत आखिर में है क्या, मूल संरचना संविधान का है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि मूल संरचना वो हम समय के अनुसार हर एक वाद में बताते जाएंगे कि कौन सा मूल संरचना है, कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने लिए एक तरह से संविधान को व्याख्या करने के लिए प्रिजर्व कर लिया, यानी कि लागू कर लिया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कितना था, राष्ट्रीय स्मारकों का हो गया, उसके बाद से राज्य के नीति निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये कर रहे थे लोग। किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है, तो केशवानंदा भारतीवाद ने दिया है। किसने दिया है, केशवानंदा भारतीवाद ने। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। परमादेश क्या पूछा है, ये रीट का पार्ट है। किसका पार्ट है, रीट का। तो परमादेश के माध्यम से क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्य को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि आप किसी भी सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्य को जब पालन नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको आदेश देगा कि आप इसको पालन कीजिए। तो ये परमादेश के माध्यम से आता है। क्वेश्चन नंबर 114, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये हो चुका है अनुच्छेद 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उपाधियों का निषेध, देखिए आपको शुरुआत में ही बताए थे कि उपाधियों का जो निषेध है वो अनुच्छेद 18 में कहा गया। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 18 में। शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 का क में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 में है। और अल्पसंख्यकों को भाषा का संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। किसमें है, 26 में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4। हाँ, धार्मिक मामलों की प्रबंधन, धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 26। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 29। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 19(1) से मिलाकर 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो हमको कौन सा अधिकार मिलता है? तो ये अधिकार हमको मिलता है राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिलता है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार, यानी कि आपके कोई भी कार्य को कोई दूसरा बिना परमिशन से उसको उजागर नहीं कर सकता है या दिखा नहीं सकता है, आपसे जबरदस्ती कुछ पूछ नहीं सकता है। तो ये राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि आपका कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड कोई भी आप प्राइवेसी रखें तो उसको बिना आपके अधिकार से उसको खोला नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 19(1) का डी और अनुच्छेद 21 दोनों को मिलाने के बाद से ऐसा होता है। 117 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका जारी की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल राइट, पर्सनल फ्रीडम, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। 118 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 में आर्टिकल 21A किसमें जोड़ा गया? 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी किया जा सकता है? किसी के आदेश को रद्द करने के लिए जब न्यायालय अपना आदेश जारी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। यानी कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, उस मामला को रद्द करके अपने पास अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे उस केस को मंगाने का, तो कौन सा रीट जारी करेगा? उत्प्रेषण जारी करेगा। क्या जारी करेगा? उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 120 है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। तो 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और 6 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। तो इसीलिए हाई कोर्ट को रीट क्षेत्राधिकार में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट को 5 ही प्रकार का रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट 6 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं और अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो 50 या 60 क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 लेके आएंगे पॉलिटी में, जिसमें भाग 4 से लेके आगे के जो भी भाग 5, 6 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंचायती राज का क्वेश्चन जो बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको करेंगे। आज हम लोग यहीं रोकते हैं और आप लोग दस्तक कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहिए और यहाँ पे एक से एक आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं और आपको एक तरह से दस्तक सीरीज को ज्वाइन किए रहिए। रेलवे में और भी जो भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उसमें आपको बहुत ही बेहतर यहाँ से कंटेंट प्राप्त होगा। और करेंट अफेयर का भी हम सीरीज चालू कर चुके हैं, जिसमें जनवरी को आपको पढ़ा चुके हैं, जनवरी का पार्ट 1, जनवरी का पार्ट 2 आने वाला है। ऐसे ही फरवरी करके मार्च हम लोग इस मंथ का पूरा 2026 को खत्म करेंगे। अब दस्तक कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।